हेलो सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस 2022 आ चुका है, जिसका पहला एग्ज़ाम जून 2023 में होने वाला है। बट जैसे कि अभी जो हमारे पास इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आया है। थोड़ा बहुत पॉइंट जो है थोड़ा सा एलेबोरेशन मैनर बढ़ा दिया है, बट ऐसा कोई ख़ास चेंज नहीं है। तो आज हम शुरुआत करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जो कि आपके सिलेबस में 20% वेटेज रखता है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, पढ़ना में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इजीली आप इसमें मार्क्स भी गेट कर सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि जो भी आपके फॉर्म्स ऑफ मार्केट हैं, तो इसमें आपका प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस इन द वेरियस फॉर्म ऑफ मार्केट, मतलब जो डिफरेंट मार्केट्स होते हैं उसमें कैसे प्राइस को हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, और उसके आउटपुट को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो आप देखते हैं कि मार्केट में आप जाते हैं, ठीक है, तो आपको तो मार्केट ही लगता है, आप ये नहीं कह सकते ये मार्केट अलग है, बस ये कह सकते हो कि ये आपका बेसिकली कपड़े का मार्केट है, ये आपका सब्जी के लिए मार्केट है, ये आपका मोबाइल का मार्केट है। इस तरह से आप बाइफरकेट कर लेते हो। बट इकोनॉमिक्स में क्या है कि इसको डिफरेंट कैटेगरी में बाइफरकेट करा गया है और उनमें क्या होता है कि उनके प्राइसिंग डिसीजंस, उनका कंपटीशन लेवल, तो वो सब चीज़ डिफरेंट होती है, तो वही हम उसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हम तो अब यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं कि अभी आपने स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, आई होप, कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन द वेरियस फॉर्म ऑफ मार्केट, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आपके जो मार्केट्स होते हैं उसमें हम प्राइसिंग की स्ट्रेटजी कैसे किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस हम डिटरमाइन करते हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको दे रखा है मीनिंग ऑफ मार्केट, कि मार्केट का मतलब क्या होता है। आपके हिसाब से मार्केट का मतलब क्या है, आप एक बार सोचिए क्या हो सकता है मार्केट का मतलब, कमेंट में लिख के बताइए। बट लेकिन यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक्स में मार्केट की डेफिनेशन अलग दे रखी है, जैसा आपको लगता है वैसा नहीं है। जैसा कि इसमें दे रखा है कि मार्केट में क्या होता है कि जैसे आपने जो आप जाते हो कि ये मार्केट, जो आप कुछ भी चीज़ लेने जाते हो तो मार्केट में जाते हो, तो वो इकोनॉमिक्स में मार्केट नहीं कहलाएगा, ठीक है। मार्केट वो कहलाएगा कि जैसे मार्केट आप तो वो तो गए वो, पर लेकिन ऐसी चीज़ ही मार्केट कहलाएगी जो आपको लगेगी नहीं मार्केट है, बट इकोनॉमिक्स की निगाह में वो मार्केट है, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन कुछ अलग है। कैसे, देखिए, पहली बात तो मार्केट में जो मार्केट की डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स में है, उसके लिए क्या होना चाहिए, सेलर एंड बायर दोनों होने चाहिए। अगर अकेला सेलर है या अकेला बायर है तो आपकी मार्केट की डेफिनेशन फुलफ़िल नहीं होती, वो मार्केट नहीं कहलाएगी। दूसरा ये है कि ज़रूरी नहीं है कि बायर एंड सेलर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही आके, मतलब जैसे सपोज़ करो कि वो बायर उसकी शॉप पर ही आके अगर उससे बात करे, या सेलर और बायर एक ही शहर के अंदर एक ही जगह पर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ भी इसमें इंक्लूड करी गई। तो इसमें ये कह सकते हैं कि मार्केट वो सारी चीज़ है जहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है और यहाँ पे सेलर एंड बायर हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन हो। विदाउट ज्योग्राफिकल लोकेशन भी मार्केट की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। जैसा कि आप देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मार्केट इज़ द मीन्स बाय विच एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ बायर एंड सेलर बीइंग इन कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर। एक दूसरे से कांटेक्ट करें, तो ज़रूरी नहीं कि बायर उसके सेलर की शॉप पर ही जाए या सेलर उसके पास ही जाए, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। बस ये है कि आपका गुड्स का एक्सचेंज हो रहा हो और यहाँ पर दोनों हो जो भी हैं, और ज्योग्राफिक लोकेशन से कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, ये तो रहा मार्केट की बात है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट को बेसिकली डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। तो अब इन कैटेगरी को हम देखते हैं कैसे कैसे कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि सिलेबस 2016 था, उसमें भी सेम ऐसी था, बस कुछ चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करा गया है, आई थिंक, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें सेम है जो 2016 में थी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कंसेप्ट मार्केट कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप। दीज कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो, मतलब उनको कैसे कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड लोकेलिटी। अब एरिया एंड लोकेलिटी का क्या मतलब है कि क्या है, लोकल मार्केट है, नेशनल मार्केट है, ठीक है, लोकल मार्केट है, नेशनल मार्केट है और इंटरनेशनल मार्केट है, ठीक है। तो अभी लोकल मार्केट आप क्या समझते हैं कि जैसे मान लो कि आपकी दुकान मान लो किसी भी पर्टिकुलर शहर में है, ठीक है,
और आप वहीं तक ही सप्लाई सीमित करते हैं। लोकली आप मतलब उसको करते हैं, अपनी कोई भी गुड्स को बेचते हैं, तो वो आपका लोकल है। सपोज़ करो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका पूरे विद इन इंडिया कहीं भी जाता है, ठीक है, तो वो आपका नेशनल हो गया। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो आप आउटसाइड इंडिया भी बेचते हैं तो आप इंटरनेशनल मार्केट की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो यही कहता है कि लोकल मार्केट क्या है, आप एक बार इसको पढ़ लेना। अब लोकल मार्केट में आपको पढ़ देता हूँ कि जैसे इसमें आपकी जो मार्केट है, जैसे सब्जी की मार्केट है, आपका कोई फ्रूट की मार्केट है, ठीक है, तो मार्केट द सेम एरिया में जो होते हैं, ठीक है। फिर एक नेशनल मार्केट में आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई जैसे जो अनाज होता है, जैसे कि हम वीट बोलते हैं, जो हमारे पूरे इंडिया में जाता है, ठीक है। आपका शुगर पूरे इंडिया में जाता है, कॉटन जो कपड़ा होता है पूरे इंडिया में जाता है। अब इसी तरीके से अगर बात करें कि जैसे मान लो कोई गोल्ड, ठीक है, गोल्ड आउटसाइड से भी आता है, ठीक है, इंडिया से। सिल्वर जो आपके वीट आउटसाइड भी जाता है, कॉटन जो आउटसाइड भी जाता है, आता भी है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट है। देन फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट। अब टाइम एलिमेंट का क्या है कि जैसे मान लो कोई आप जैसे होली दिवाली आती है, ठीक है, होली दिवाली आई, तो होली दिवाली में क्या होता है कि जब कोई दुकान हम लगाते हैं तो वो एक वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। बट अगर कोई दूसरी मार्केट देखने जाएंगे तो जिसमें जहाँ पर मार्केट ऑलरेडी उसकी दुकान है, वो पूरे साल के 12 महीने उस कपड़े को बेचता है, और जब से वो दुकान खुली तब से बेच रहा है, तो वो एक लॉन्ग टर्म मार्केट हो गई। और एक वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट, इस तरीके से बाइफरकेट करें। मैंने आपको एक हल्का फुल्का अंदाज़ दे दिया कि क्या वेरी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ, अभी इसमें लिखा है कि इन्होंने इतना एलेबोरेट मैनर में नहीं दिया कि वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या होती है। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट ये है कि तो सपोज़ करो कि आपने कोई दिवाली का कोई जैसे सामान जो होता है आपने दुकान लगाई, या आपने होली पे रंगों की कुछ दुकान लगाई, रक्षाबंधन पे आपने राखियों की दुकान लगाई, तो आपको पता है क्या ना कि वो केवल 8 दिन, मुश्किल से 1 हफ्ता बिकेगा, बस 1 हफ्ते की दुकान। जिस दिन आपका वो त्यौहार हो जाएगा, फेस्टिवल हो जाएगा, उसके बाद उसकी दुकान नहीं चलेगी उतना रेलेवेंट, फिर वो उसको अगले साल के लिए इंतजार करेगा। तो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट पीरियड की बात करूँ, सपोज जैसे मान लो सर्दी के लिए, समझ लो सर्दी का आइटम है, तो तुम्हें पता है कि सर्दी का आइटम बेसिकली क्या है कि जो दिसंबर से लेकर अगर बात करूँ तो जो आपका बेसिकली यहाँ पर एरिया है, जो आपका जैसे आपका मध्य प्रदेश है, यूपी है, दिल्ली है, तो इन एरियाओं में जो सर्दी पड़ती है वो एकदम दिसंबर से लेकर और आपका जनवरी फरवरी तक रहती है, ठीक है, ज़्यादा। तो उतने टाइम तक ही आपका जो सर्दी का जो आइटम है वो बिकेगा, उससे आप फिर अगले साल का इंतजार आपको करना पड़ेगा। ऑल्दो बिकता है, पर जो मोस्टली दुकान जो लगती हैं वो उतने ही एरिया में लगती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो गर्मी का सामान ले आते हैं, तो इस तरीके से वो हो जाता है शॉर्ट पीरियड मार्केट। अब लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या होता है? लॉन्ग पीरियड मार्केट तो आपको पता ही है। अब जैसे सपोज़ करो कि आप कोई बड़ी दुकान पे जा रहे हो, ठीक है, जैसे आप जा रहे हो कि आप हलवाई की दुकान पे जा रहे हो, ठीक है, तो जब हलवाई की दुकान पे जा रहे हो तो वो तो पूरा सीट आपका मिठाई की दुकान है, वो तो 12 महीने खुली रहती है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि उसमें, हाँ ये कि जो त्यौहार आता है या कोई फेस्टिवल आता है या कोई ऐसे अगर कोई ओकेज़न होता है, शादियाँ वगैरह चलती हैं, तो थोड़ा ज़्यादा बिक्री होती है, पर लेकिन वो बंद तो नहीं होती ना उनके बाद। पर जो बाकी के जो दोनों हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनका सीजन चला जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर आपके पापा वगैरह कोई आपका बिज़नेस होगा तो आप भी देखते होंगे कि अरे सीजन आ रहा है, तो वो इसी वजह से होता है। वो सीजन क्या होता है, उस सीजन के बाद वो बिक्री उस आइटम को कोई नहीं लेगा तो वो अगले आने वाले के लिए लेगा, अपना फ़ायदा करने के लिए लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। आप एकदम थोड़ा ज़्यादा एलेबोरेट मैनर में ज़्यादा डीप में जाओ, बस अंडरस्टैंड रखो क्या होता है। और वैसे भी स्टडी मैट में भी उन्होंने केवल बताया है कि क्या क्या इसके अंदर बाइफरकेशन, उन्होंने डिटेल में नहीं बताया, ठीक है। मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कंपटीशन एमंग द सेलर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फर्म, जैसे सपोज करिए कि कंपटीशन के बेस पर हम कैसे बाइफरकेट करेंगे। कंपटीशन के बेस पे क्या होता है, यही आपका मेन है जिसमें आपको डिटेल थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो अब कंपटीशन के बेस पे कैसे आप एलेबोरेट करोगे, तो इसमें क्या है, 2 तरह की बाइफरकेट करे गए हैं। एक तो आपका परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें आपको कंपटीशन इतना मिलता है कि पूछो मत ही। और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें क्या होता है, कंपटीशन होता है बट कुछ और भी चीज़ होती है जिसमें कंपटीशन को इतना रेलेवेंट नहीं रखती, मतलब थोड़ा सा कंपटीशन और थोड़ा सा अदर चीज़ फैक्टर काम करते हैं, तब जाकर मार्केट चलती है। तो 2 तरह की मार्केट है, एक बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में
जैसे कि आपके पास इसमें डिफरेंट मार्केट है, वो आपको आने वाले बताऊंगा, बट मैं आपको एक हल्का सा व्यू दे रहा हूँ। एक आपका परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट की कैटेगरी में क्या क्या आएगा। परफेक्ट मार्केट कैपिटल परफेक्ट कंपटीशन में तो यही आएगा कि परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट में तो परफेक्ट कंपटीशन आएगा, दैट्स इट। बट इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपका मोनोपोलिस्टिक आएगा, और आपका क्या आएगा, मोनोपोली आएगा, ओलिगोपोली आएगा, डिओपोली आएगा। ये 4 मार्केट आएंगे, वो हम आने वाले में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे दे रखा है, ठीक है। जैसे जैसे स्टडी मेट में जो चीज़ ज़्यादा एलेबरेट मैनर में दे रखी है हम उसको एलेबरेट मैनर में पढ़ेंगे, जो ज़्यादा डिटेल में दे रखी है उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और जो कम डिटेल में दे रखी है उसको कम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसा स्टडी मेट में दे रखा है। मैं अपनी स्टडी मेट जो आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट है उसी से पढ़ा रहा हूँ। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, अब ये बताइए, एक सोच, पहले तो किताब को मत ये लिखा हुआ है वो उसको छोड़िए, पहले आप ये देखिए कि आप परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या होती है, एक दो एग्जांपल दीजिए मुझे। देखिए परफेक्ट कंपटीशन, जैसे आपको पता ही है कि आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, आप कोई कन्फेक्शनरी की शॉप पे जाइए, ठीक है, आप कोई भी पान मसाला या जो भी कोई टॉफ़ी, चॉकलेट्स, चिप्स, ठीक है, जो भी वो बेचते हैं ना वो सब, और दूसरा जो कोई दुकान वाला वहाँ पर है वो भी उतना ही रेट पे सेम बेच रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसी दुकानें आपको हर चौराहे पर, हर गली में, हर जगह आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलते हुए दिख जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारे जो सेलर आर अवेलेबल हैं। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पर मैं आपको एक हल्का सा अंदाज़ा दे रहा हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन में क्या आता है, ठीक है। आपको पता है कि ये सब चीज़ आती हैं, तो इस तरीके से आपको पता है कि अगर एक दुकान वाला नहीं देगा तो दूसरा दुकान वाला तैयार है, और वो भी दोनों की रेट सेम ही होती है। अब वो दोनों सेम रेट पे क्यों बेचते हैं वो मैं आपको अभी जो आप पढ़ाएंगे तब बताऊंगा क्यों बेचते हैं, ऐसे इसका कारण क्या है, ठीक है। तो आप ये देखिए परफेक्ट कंपटीशन में क्या आता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देयर इज़ ए न्यूमरस बायर। क्या बोला? देखिए अगर बात करूं मैं न्यूमरस बायर की, जितनी भी मार्केट होती हैं बायर की कमी नहीं होती, ठीक है। इन सभी में आप न्यूमरस बायर लगा के चलिए, मतलब बायर जो है लार्ज रहेंगे हर किसी कैटेगरी ऑफ मार्केट में, ठीक है। बस आपका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस निकलेगा सेलर में, ठीक है, कि सेलर की क्या होगी, कम होंगे, कहीं पे ज़्यादा होंगे, कहीं पे लेस होंगे, कहीं पे 2 होंगे, कहीं पे थोड़े से, इस तरीके से बाइफरकेट होगी। मैं आपको आने वाले वीडियो में बताता रहूँगा, बट आप फिलहाल अभी देखिए कि बायर तो हमेशा लार्ज रहेंगे कोई सी भी मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देयर आर न्यूमरस बायर एंड सेलर। तो परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज बायर है। मैंने आपको पहले बताया कि एक नहीं देगा दूसरा देगा, दूसरा नहीं तीसरा देगा, बहुत सारे बायर हैं, सबकी रेट एक है। तो आप इस तरीके से कोई भी कहीं से भी खरीद सकते हैं, रेट एक ही मिलेगी, ठीक है। एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट, अब आपको पता है होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या, आप डेयरी मिल्क की चॉकलेट लेने गए, ठीक है, या आप कोई बेसिकली कोई चिप्स लेने गए, ठीक है, वही चिप्स, वही कंपनी का लेस का चिप्स, और वही कोल्ड ड्रिंक, और वही आपका ये चॉकलेट, सेम वही दूसरा दुकानदार बेच रहा है, और वो भी दुकानदार सेम रेट पे बेच रहा है। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एक जैसा है, इनके प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो केवल कंपनी से ला रहे हैं और बेच रहे हैं, तो इनका प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं वो सेम है। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। एंड नो वन एबल टू बाय हिज ओन एक्शन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। अब बताइए कि अगर मैं डेयरी मिल्क की चॉकलेट जो 10 रुपये या जो भी 50 रुपये या 100 रुपये जो भी की आती है, अगर मैं उससे ज़्यादा की बेचूंगा तो आप ले लोगे मुझसे? आपको पता है कि डेयरी मिल्क की चॉकलेट कितनी आती है और दूसरा दुकानदार वाला क्या देता है वो भी आपको पता है, ठीक है। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट की प्राइस को प्रभावित नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मतलब कि आप चाहो तो मैं ज़्यादा में बेच सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो आप बेचोगे ना तो आप अपने कस्टमर को लूज़ कर दोगे, वो दूसरे से ले लेगा, ठीक है। अगर आप अभी मार्केट में जाओगे, आपको पता है कि फ्रूटी की बोतल 10 रुपये की आती है, फ्रूटी की माज़ा की बोतल इतने की आती है। अगर वो बोलेगा कि यार नहीं 5 रुपये ज़्यादा की मिलेगी, आप ले लोगे? आप नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे आप? क्योंकि आपको पता है कि इतने की आती है और दूसरा दे रहा है इतने में, तो आप इधर क्यों लोगे? इस वजह से वो जो ज़्यादा देने की कोशिश करेगा ना, वो कभी नहीं करेगा कि मैं ज़्यादा दूँ, वो सेम रेट पर ही बेचेगा, क्योंकि उसको अपना कस्टमर दूसरी जगह नहीं बेचना, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसमें लिखा है हिज ओन एक्शन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस सिंस ऑल हैव एक्सेस टू फुल एंड इमीडिएट नॉलेज ऑफ द प्राइस एट विच द ट्रेडिंग इन करंटली टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, बायर के पास
हमें भी इसकी जो करेक्टरिस्टिक आएंगी तो पढ़ेंगे तो और ज़्यादा एलेबरेट मैनर में समझ में आएगा, बट हल्का हल्का समझते जाइए। एक तो बायर को नॉलेज रहती है कि कौन सा प्रोडक्ट है, किस कंपनी का है, किस क्वालिटी का है और कितने प्राइस में मिल रहा है और सेलर कितने रुपए में दे रहे हैं, सब चीज़ उसको पता रहती है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो उसको नॉलेज नहीं हो, तो उसको परफेक्ट नॉलेज, अभी हम ये एक करेक्टरिस्टिक है वो मैं आगे आने पढ़ूंगा, पर मैं आपको देखिए इसमें क्या लिखा है डेफिनेशन देखिए। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला है कि द मोर रियली परफेक्ट मार्केट इज स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी फॉर द सेम प्राइस टू बी पेड फॉर द सेम थिंग इन ऑल पार्ट ऑफ द मार्केट। पता है, सेम चीज़ है, सेम मार्केट है, इसमें आपका कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आता है आपका परफेक्ट जो आपका परफेक्ट कंपटीशन की कुछ विशेषताएं हैं, जिसे वो करेक्टरिस्टिक या फीचर्स के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो अब लिखा है कि परफेक्ट कंपटीशंस जो आपके हैं उसके फीचर्स क्या हैं। पहला फीचर्स तो यही है कि यार इतने सेलर होते हैं, इतने बायर होते हैं कि इसमें कोई भी बायर कहीं से भी ले सकता है और सेम रेट पे ले। तो इसमें लिखा है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। इसी की वजह से कोई भी, और दूसरी एक डेफिनेशन है होमोजेनियस प्रोडक्ट, इस वजह से कोई भी अपनी प्राइस को बढ़ाता नहीं है मार्केट प्राइस से। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि लार्ज नंबर ऑफ द बायर एंड सेलर फॉर अ गुड्स इन अ मार्केट, इट मीन्स आउटपुट ऑफ अ बायर एंड सेलर इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल आउटपुट। ठीक है, मतलब जितना इंडस्ट्रीज़ का जो होता है ना वो अब बताओ, कोई अगर कन्फेक्शनरी शॉप पे जाओगे तो पूरे एरिया का कितना डिमांड कर रहा है वो, थोड़ी सी, तो उस पर कोई इतना कंट्रोल तो है नहीं डिमांड पे, उसके मार्केट की डिमांड पर। ठीक है, सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर कैन नॉट चेंज हिज प्राइस इज एक्शन। कोई भी ऐसा अकेला दुकानदार कोई मार्केट की डिमांड को अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले तो उसकी मार्केट की डिमांड को अफेक्ट नहीं कर पाएगा, दूसरा उसकी मार्केट की प्राइस को भी अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो नन ऑफ देम इज़ लार्ज इनफ टू इन्फ्लुएंस द प्राइस, देयर फॉर द सेलर टेक प्लेस, प्राइस डिसाइड बाई द मार्केट। मार्केट डिसाइड करेगी। अब मार्केट कैसे डिसाइड करेगी वो आने वाले जो अभी जो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं उसे पता चल जाएगा। प्रोड्यूसर इज़ अ प्राइस टेकर। इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड कर देती है, और जो आप, जैसे अगर मैं अभी दुकान खोलूँ कन्फेक्शनरी की या जो भी आपका किराना की सामान की है, तो भाई मैं जो मार्केट में बिक रहा है ना उसी रेट पे मेरे को बेचना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम प्रोड्यूसर इज़ अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। ठीक है, इंडस्ट्री इज़ अ प्राइस मेकर। सो अब इसमें लिखा है होमोजीनियस कमोडिटीज़। अब तुम्हें पता है कि वो भी फ्रूटी बेच रहा है, मैं भी फ्रूटी बेच रहा हूँ, मैं भी चिप्स बेच रहा हूँ, वो भी लेस के चिप्स बेच रहा है, वो भी डेयरी मिल्क की चॉकलेट बेच रहा है, मैं भी डेयरी मिल्क की चॉकलेट बेच रहा हूँ, और मैं भी किराने का सामान बेच रहा हूँ, वो भी किराने का सामान बेच रहा है। मतलब ऑल आर सेम प्रोडक्ट हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और सेम प्रोडक्ट हम इसको आपस में बेच रहे हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो बदले। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट इन द मार्केट आर सिमिलर इन एवरी हर तरह से। अब डेयरी मिल्क की चॉकलेट अब जो दिखती है ना वो सब जगह एक जैसी रहती है। ए कंज्यूमर गेट द सेम गुड्स वेन एवर द परचेज, एज अ रिजल्ट देयर विल बी वन प्राइस इन ऑल ओवर द मार्केट। ठीक है, एक ही प्राइस चलती है। अब दूसरा है आपका फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अब जो बताओ फ्री एंट्री एंड एग्जिट का क्या मतलब है। अब मुझे बताओ कि क्या आप सपोज़ करो कन्फेक्शनरी की शॉप खोलना चाह रहे हैं। ठीक है, या आप कोई किराना शॉप खोलना चाह रहे हैं जिसमें आपको जो परचूनी का सामान होता है वो सब बिकता है। ठीक है, आटा, मैदा, बेसन, शैम्पू, तेल, साबुन, ड्राई फ्रूट्स, दाल, चावल, इस तरह के मसाले वगैरह, वो बहुत सारी दुकान होती है उसका। अब ये सब चीज़ें छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, क्या आप गवर्नमेंट से परमिशन लोगे कि मैं खोलूँ या नहीं खोलूँ? कोई रेस्ट्रिक्शन है? किसी तरह का लॉ का वायलेशन कर रहे हो आप? बस आपको कुछ जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी पड़ती हैं। अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इस तरह की आपको ऐसा नहीं है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा कि मैं ये काम करूँ कि नहीं करूँ। बस आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जगह अच्छे से होनी चाहिए, जगह का एग्रीमेंट होना चाहिए, ये सब। मतलब ऐसा कोई बैरियर नहीं लगाया जाएगा आपके ऊपर कि आप खोल ना पाओ। ठीक है, या आपके लिए आसान ना हो, ऐसा कोई बैरियर नहीं होगा कि आपके लिए आसान नहीं है। बस आप मतलब इतने होते हो कि आप हाल खोल लेते हो, मतलब सोचते नहीं हो कि हाँ कर लिया, ठीक है खुल गया। तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट। दूसरा, मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? मोबिलिटी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल मूव फ्रॉम वन प्रोडक्शन टू द अनदर ईजिली। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट, जो हमारे फैक्टर्स हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फॉर्म। जैसे आपका लैंड, लेबर, कैपिटल मूव फ्रॉम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ वेयर दे गेट
हायर इनकम, जहाँ पर हमको देखा। अब जो बताओ कि मुझे जैसे मान लो कोई होली के कलर की दुकान खोलनी है, ठीक है, तो ये बताओ कि मैं कहाँ खोलूँगा? कहीं खेत के पास खोलूँगा? नहीं, मैं ऑब्वियसली ऐसी मार्केट प्लेस पे खोलूँगा जहाँ पर ज़्यादा कस्टमर आएंगे, जहाँ पर मैं ज़्यादा बेच सकता हूँ, ठीक है, और जहाँ पर लोकेलिटी काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे मैं खोलूँगा, ठीक है। एरिया का बहुत बड़ा, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ मैं वहाँ से ले कर नहीं सकता, मैं वहाँ पर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर अच्छी होती है। फिर आपका क्या होता है? अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब मुझे बताइए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कैसे अब्सेंस की बात कर रहे हैं? अब जैसे मान लो कि आपने कोई कन्फेक्शनरी शॉप खोली है कि अगर आप कोई चीज़ उसको दे रहे हो ग्राहक को, तो आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग रही है क्या? नहीं ना। तो इस तरीके से उसमें ट्रांसपोर्टेशन, अब जैसे और कोई अगर होता है तो उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती है। अंडर द परफेक्ट मार्केट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शुड नॉट बी एडेड इन द प्राइस, and if the transport costs are added, goods and available at the fewer price at near markets, they are available at a higher price at a distant market, so the existing of two price for the same thing and different parts it against for the perfect market, so the transport cost should be not be added। हम उसमें ऐड ही नहीं करते। अब आपका क्या आता है? परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। अब तो पता है कि भाई फ्रूटी की क्या है वैल्यू, ठीक है, और फ्रूटी की वैल्यू क्या है, डेयरी मिल्क की चॉकलेट की वैल्यू क्या है, बिस्किट्स की वैल्यू क्या है, किराना में दाल चावल क्या भाव चल रहा है, फॉर्च्यून की रिफाइंड की ऑयल की क्या है, चंबल की क्या है, तेल किस तरीके से कितने रुपए किलो मिला, सब चीज़ आपकी नॉलेज है, आपको बायर को अच्छी खासी नॉलेज है। अब मैं आपसे बोलूँगा कि अगर ऐसी मार्केट भी आएगी जहाँ पर आपको नॉलेज नहीं होगी, पता है, ऐसी मार्केट भी आएगी आपको वहाँ नॉलेज नहीं होगी, पर अभी जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें आपको नॉलेज है आपके पास। फिर यहाँ से ये सब खत्म हो जाता है। 6 करेक्टरिस्टिक हैं जिसमें आपका लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजेनियस कमोडिटीज़, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एब्सेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। अब देखिए यहाँ पे हम आ गए इम्परफेक्ट कंपटीशन में। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसमें आपके ये देखो मैंने आपको बताया कि मोनोपोली, डिओपोली, ऑलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये हम पढ़ेंगे। अभी हम इस वीडियो में यहीं को उसको ख़त्म करते हैं। आने वाली अगली वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करिए, पढ़िए स्टडी मेट से, और थोड़ा सा अभी MCQ मत करना, थोड़ा सा नहीं आएगा, आपने कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ा। जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए तो आप उसको MCQ को लगाना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन को ऑन करके रखें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप उसको एकदम से देख पाओ या आपको पता चल पाए। एंड प्लीज़ शेयर योर फ्रेंड्स विद एंड ऑल्सो हेल्पिंग देम, ठीक है। एंड थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।